नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको लास्ट में बताया था कि अगले वीडियो में अपन सप्लाई के प्रकार देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो में वही वाला टॉपिक जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टाइप्स ऑफ सप्लाई। किसके संदर्भ में? जीएसटी के संदर्भ में। अपने को आप डिमांड वाले चैप्टर में मत चले जाइए, इकोनॉमिक्स या ईएफएम वाले मैटर पे मत चले जाइए। अपन सिर्फ ये सप्लाई का जो मैटर पढ़ रहे हैं वो जीएसटी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। सप्लाई क्या होती है? जीएसटी में जो मेन हाईलाइटेड जो वर्ड है वो है आपका सप्लाई, यानी कि आपूर्ति। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपूर्ति के विभिन्न प्रकार। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए, अधिनियम में किसी भी एक स्थान पर आपूर्ति के प्रकार नहीं बताए गए हैं। अधिनियम कौन सा भाई? जीएसटी एक्ट। कौन सा? सीजीएसटी एक्ट हो या एसजीएसटी एक्ट हो, यानी कि जीएसटी एक्ट 2017। इस अधिनियम में आपूर्ति के प्रकार नहीं बताए गए हैं, सिर्फ एक विवेक के आधार पर कुछ टाइप्स बताए गए हैं। वो क्या हैं? अधिनियम की धारा 2 के उपवाक्य में अनेक प्रकार की आपूर्ति की परिभाषा दी गई है। ये मैटर थोड़ा सा आपको समझना है कि इस एक्ट में आपूर्ति की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, बल्कि जो धारा 2 है उसके उपवाक्यों में कई प्रकार की आपूर्तियों की परिभाषा दी गई है। तो इस हिसाब से आपूर्ति के प्रकार तो कई प्रकार हो जाते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा वाले अध्याय में लगभग इन सभी आपूर्तियों का विस्तार से समझाया गया है। जो चैप्टर जो सेकंड है उसमें सारे डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में जो शब्दावली यूज़ की गई है उसके बारे में डेफिनेशंस दे रखी है। उसमें आपूर्ति भी है, सेल्स भी है, स्थानांतरण भी है, विक्रय भी है। इन सब के बारे में, व्यक्ति क्या है, किस सब के बारे में, कृत्रिम व्यक्ति क्या है, संबंधित व्यक्ति क्या है, उन सब के बारे में उसमें डेफिनेशंस दे रखी है। अब संक्षेप में फिर भी हम इस चैप्टर में जो लिखा गया है फिर भी कुछ टाइप्स हैं जिनको अपन मोटा मोटा देख सकते हैं कि एक जीएसटी के संदर्भ में ये आपूर्ति के प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा जो आपूर्ति है वो है सबसे पहले कर योग्य आपूर्ति। ठीक है, अपना जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? कर योग्य आपूर्ति का पता करना है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है वो अपने को समझना है। कर मुक्त आपूर्ति क्या होती है वो भी अपने को इसी चैप्टर में समझना है। राज्य के भीतर की आपूर्ति और अंतर्राज्यीय आपूर्ति, ये तो आप नाम से ही इनको समझ गए होंगे कि कर योग्य आपूर्ति क्या होगी, कर मुक्त आपूर्ति क्या हो सकती है, राज्य के भीतर की आपूर्ति क्या हो सकती है और अंतर्राज्यीय आपूर्ति क्या हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इनको डिटेल में देख लेते हैं अपन। और एक 5वें नंबर की जो आपूर्ति है वो है शून्य दर आपूर्ति। ठीक है, फिर दूसरी है आपकी संयुक्त आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति। संयुक्त और मिश्रित को थोड़ा सा समझना है अपने को, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको आएंगे। शून्य दर आपूर्ति, इस तरह से जो मोटा मोटा है वो 7 तरह की आपूर्तियाँ आपकी बनती है। सबसे पहले तो क्या? कर योग्य आपूर्ति, राज्य के भीतर आपूर्ति, अंतर्राज्यीय आपूर्ति, और एक क्या थी आपकी इससे पहले? राज्य के भीतर एक कर मुक्त आपूर्ति। तो 4 तो ये हो चुके हैं, और एक शून्य दर आपूर्ति, एक संयुक्त आपूर्ति और एक मिश्रित आपूर्ति। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा अपन ब्रीफ, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस इनको समझना है किसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैटर आपको इसको समझना है। देखिए, कर योग्य आपूर्ति किसको कहते हैं? सीधा सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ऐसी आपूर्ति जो केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 2(108) के अनुसार कर योग्य आपूर्ति से आज से माल या सेवाओं या दोनों की किसी ऐसी आपूर्ति से है जो इस अधिनियम के तहत कर के लिए उद्ग्रहण योग्य है। कर योग्य आपूर्ति में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। आपूर्ति के संबंध में अपन ने पहले बहुत सारी विशेषताएं भी देखी है कि अगर इस तरह की कोई आपूर्ति है तो उसको आपूर्ति माना जाएगा। ठीक है, कर योग्य का मतलब यूँ समझ लीजिए कि जीएसटी एक्ट के तहत जो आपूर्ति कर योग्य है धारा 2(108) के अनुसार, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? कर योग्य आपूर्ति। अब ऐसी आपूर्ति के लक्षण भी इन्होंने बता दिए हैं, क्या हो सकते हैं ये देखिए। सबसे पहला क्या है? व्यवहार या लेन देन ऐसा हो जिसमें माल या सेवा या दोनों का समावेश हो। जो ट्रांजैक्शन है उसमें या तो माल हो सकता है या सेवा हो सकती है या दोनों ही हो सकते हैं। व्यवहार या लेन देन इस अधिनियम की धारा 7 के तहत आपूर्ति की परिभाषा में आना चाहिए। अब आपूर्ति का अर्थ अपन ने पहले देख चुके हैं धारा 7 के तहत, चैप्टर 3 में ही, इसी चैप्टर में अपन ने उसको देखा है। तीसरा क्या है आपका? आपूर्ति किया गया माल या सेवा इस अधिनियम की अनुसूची 3 के अनुसार ऐसा माल या सेवा ना हो जिसे माल या सेवा की आपूर्ति का व्यवहार नहीं माना गया हो। अनुसूची 2 और 3 भी अपन ने पढ़ा है। अनुसूची 2 में तो वो गतिविधियां थी जिनको माल या सेवा की आपूर्ति मानना है,
और थर्ड में वो गतिविधियां हैं जिनको ना तो माल की आपूर्ति मानना है और ना ही सेवा की आपूर्ति मानना है। अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन या इस तरह का लेन देन या इस तरह का व्यवहार अनुसूचित थर्ड के अंतर्गत आता है तो उसको अपन आपूर्ति ही नहीं मानेंगे। टैक्सेबल होने का तो दूर का सवाल है, जब उसको आपूर्ति ही नहीं मानेंगे तो फिर टैक्सेबल होने का सवाल ही नहीं आता है। तो आप अनुसूचित थर्ड के अंतर्गत वो गतिविधि या लेन देन नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथा जो है, आपूर्ति इस अधिनियम के तहत कर के लिए उद्ग्रहण योग्य होनी चाहिए, यानी कि टैक्सेबल वो होनी चाहिए इस अधिनियम के तहत, जीएसटी एक्ट के तहत। तो कर योग्य इस तरह की आपूर्ति हो जाएंगे आपकी। दूसरा है कर मुक्त आपूर्ति। कर मुक्त आपूर्ति यानी कि जिसको इस अधिनियम के तहत कर मुक्त कर दिया गया है वो आपकी कर मुक्त आपूर्ति कहलाएंगी। कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, कर योग्य आपूर्ति जिस पर कर की दर शून्य है, ठीक है, वो कर मुक्त आपूर्ति हो जाएगी। अधिसूचना द्वारा पूर्णतः कर मुक्त घोषित माल एवं सेवाएं, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी करके कुछ स्पेशल माल या सेवा को कर मुक्त घोषित कर दिया है कि इस पर कर की दर शून्य रखी जाएंगी, तो वो कर मुक्त हो जाएंगे। गैर कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य यानी कि जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। अब जीएसटी के दायरे में कौन कौन सी सेवाएं नहीं है? कुछ एजुकेशन की सेवाओं को बाहर रखा है, कुछ मेडिकल सेवाओं को बाहर रखा गया है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रखा गया है, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, या आपकी अल्कोहल है। इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, यानी कि गैर कर योग्य। तो ऐसी आपूर्तियाँ क्या हो जाएंगी? कर मुक्त आपूर्तियाँ हो जाएंगी। सरकार ने उनको पहले ही बाहर रखा है जीएसटी के दायरे से, कर मुक्त आपूर्तियाँ कहलाएंगी। राज्य के भीतर की आपूर्ति, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होता है ये। अगर किसी भी राज्य के एक स्थान से उसी राज्य के दूसरे स्थान पर आपूर्ति की जाए, चाहे वो उसी शहर में हो या दूसरे शहर में हो। फॉर एग्जांपल राजस्थान ले लीजिए, जयपुर से जोधपुर में आपने सप्लाई दी या कोटा में सप्लाई दी, या जयपुर में आपने जयपुर में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में जयपुर के भीतर ही आपने सप्लाई दी है, तो वो आपूर्ति क्या हो जाएंगी? एक स्टेट के भीतर ही है तो उसको क्या मानेंगे? राज्य के भीतर की आपूर्ति मानेंगे। दूसरा, किसी विशिष्ट संघीय क्षेत्र में एक आपूर्ति से दूसरे व्यक्ति को आपूर्ति। संघीय क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, जो अपने देश में शायद 9 है। अगर उनमें एक केंद्र शासित, फॉर एग्जांपल कोई सिलवासा या दीव दमन या अंडमान निकोबार में ही अगर वहाँ एक जगह से दूसरी जगह में सप्लाई दी जाती है तो वो भी राज्य के भीतर की सप्लाई मानी जाएंगी। अंतर्राज्यीय आपूर्ति का मतलब 2 राज्यों के बीच या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर आपने सप्लाई दी है, राजस्थान से महाराष्ट्र में सप्लाई दी है या महाराष्ट्र से दिल्ली में सप्लाई दी है, या एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश को आपने सप्लाई दी है। जैसे मान लीजिए आपका अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार से आपने चंडीगढ़ में या चेन्नई में या पौंडीचेरी में सप्लाई दी है, तो ये अंतर्राज्यीय आपूर्ति कहलाएंगी। या एक राज्य से आपने केंद्र शासित प्रदेश को सप्लाई दी है या केंद्र शासित प्रदेश से एक राज्य को सप्लाई दी है, तो वो भी क्या मानी जाएगी? अंतर्राज्यीय सप्लाई मानी जाएंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक संघीय प्रदेश से दूसरे संघीय प्रदेश में। ये देखिए, ये सब क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, इसको ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अंतर्राज्यीय आपूर्ति किसे कहते हैं? थोड़ा स्पष्टीकरण देखिए क्या लिखा गया है नीचे। अंतर्राज्यीय बिक्री पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर नहीं लगता, अपितु एकीकृत माल एवं सेवा कर लगता है। ये इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे अपन। राज्य के भीतर जो बिक्री या सप्लाई जो आप करोगे, आपूर्ति जो करोगे, उसमें CGST और SGST दोनों टैक्स एक साथ लगाए जाएंगे, ठीक है। और अंतर्राज्यीय बिक्री या आपूर्ति जो आप करोगे 2 राज्यों के भीतर, उसमें IGST के नाम से इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल से अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा 4 तरह की सप्लाई तो ये है अपनी। आगे क्या है देखिए, अभी 3 तरह की सप्लाई और बची है। शून्य दर आपूर्ति, 4 या 5, संयुक्त आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति, इनको अलग से चैप्टर में अपन समझेंगे ये क्या चीज़ें होती है। बहुत ही अच्छा है, इनके संयुक्त आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इनको क्या है कि अलग से चैप्टर में समझाया गया है, ठीक है। तो शून्य दर आपूर्ति को अपन देख लेते हैं इस वीडियो में। क्या है शून्य दर आपूर्ति? कुछ माल या सेवाएं पूर्णतः कर मुक्त नहीं है, ये कर योग्य माल एवं सेवाओं की श्रेणी में आती हैं, परंतु वर्तमान में ऐसी आपूर्ति पर कर की दर शून्य रखी गई है। अतः शून्य दर वाली आपूर्ति से आज से माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों के निर्यात अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को माल या सेवा दोनों की आपूर्ति से है, ठीक है। शून्य दर आपूर्ति के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। देखिए, रेट तो है GST का, वो पर क्या है कि एक तरह से कर मुक्त नहीं है। उनमें वर्तमान में कर की दर 0% रखी गई है, वो टैक्सेबल तो है। जब आप सप्लाई कैलकुलेट करोगे ना किसी भी व्यापारी की, तो उसमें
टोटल सप्लाई कैलकुलेट करने में उसको शामिल करोगे। मान लीजिए कोई भी आइटम है या कोई भी गुड्स है, उस पर टैक्स की रेट 0 रखी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स फ्री है या वो कर मुक्त है, वो उस पर टैक्स की जो रेट है वो 0 है। उसको बढ़ा के सरकार कभी भी ज़्यादा कर सकती है या उसको टैक्स फ्री कर सकती है, पर उसको अपन क्या है कि उसको शून्य दर आपूर्ति उसको बोलेंगे, 0 रेटेड सप्लाई। जिस पे टैक्स की रेट 0 है उसको, ऐसे सप्लाई को, वो माल भी हो सकता है या सेवा भी हो सकती है, गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकती है, जिस पर टैक्स की रेट 0 सरकार ने रखी है वो 0 रेटेड सप्लाई कहलाएंगी। आपको सीधा सीधा इसको समझना है। अब संयुक्त आपूर्ति और आपकी मिश्रित आपूर्ति, इन दोनों के बारे में अपन अगले चैप्टर में विस्तृत तरीके से उसको अपन देखेंगे। तो इस चैप्टर में अपन ने देखा है आपूर्ति के प्रकार। 2 प्रकारों को अपन अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो अपन ने देखा है कर योग्य सप्लाई, फिर कर मुक्त सप्लाई, फिर आपने क्या देखा, राज्य के भीतर की सप्लाई, राज्य के बाहर यानी कि अंतर्राज्यीय आपूर्ति या राज्य के भीतर आपूर्ति, 0 रेटेड। इस तरह से 4 या 5 अपन ने सप्लाई इसमें देखी है और क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है, इस वीडियो में काफ़ी है ये। अगले वीडियो में संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति के बारे में चर्चा अपन करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। आई थिंक ये सप्लाई का जो चैप्टर है, सप्लाई यानी कि आपूर्ति का क्षेत्र, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बेस जो मैटर अपन ने 4-5 वीडियो में डिस्कस किया है, उसके बेस पे आप कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें दी गई है, उनको आप सभी सॉल्व करें। और कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आती है तो उसको मुझे कमेंट में बता दें, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको बता सकते हैं कि सर इसमें ये सॉल्यूशन किस तरह से कर रखा है। कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। और पढ़ाने के लिए जो मैटर मैंने यूज़ किया है बुक्स, वो आप सभी प्यारे बच्चों के पास उपलब्ध है और उसमें देखें आप साथ साथ, और तो ज़रूर समझ में आएगा। और प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो और कमेंट में भी बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।